तो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन बबर क्लासेज ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सभी का मेरी बबर क्लासेज ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत है। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक रिसर्च के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रिसर्च की डेफिनेशंस के बारे में, रिसर्च क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। फॉर benefit of students, I will repeat today what is research. Research is formed with the two words re and search. यानी रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना होता है, re और search. Re it means again and search it means to find out. यानी किसी भी किए हुए कार्य पर पुनः कार्य करना. So it is a journey from known फैक्ट्स टू अननोन फैक्ट्स। यहाँ ये ध्यान रखिए कि मैं बात कर रहा हूँ नोन फैक्ट्स की। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो काम है वो पहले से किया हुआ है, ज्ञात है, उसके ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं और एक अज्ञात फैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू क्रिएट द नॉलेज टू गेन डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स, डिजायरेबल रिजल्ट्स। तो रिसर्च के अंदर ये एक खोज की प्रवृत्ति है और एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी समस्या का समाधान करते हैं ताकि हमारी इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर यात्रा प्रारंभ हो सके। सो रिसर्च helps in enhance our stock of knowledge. It means it is helpful in enhancing the existing stock of the knowledge. Research शब्द जो है R E A research RESEARCH research, इस पैराडिगम को अपन लें तो R जो है वो रेशनल वे ऑफ थिंकिंग को बताता है। आर डिनोट्स रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी बिना दिमाग के तो हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। ई एक्सपर्टाइज को बताता है, यानी हमें अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। एस सॉल्यूशंस को बताता है। ई एग्जैक्ट काम जो हमें करना है, किस तथ्य पर हमें शोध कार्य करना है, उसको बताता है। ए एनालिसिस को बताता है। सी और उससे पहले आर आता है, तो वो आर जो है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स को बताता है। सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस को बताता है और एच जो है वो ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क को बताता है। यानी अगर हमें रिसर्च करना है तो रेशनल वे ऑफ थिंकिंग से लेकर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी तक की जर्नी करनी पड़ती है। वी विल हैव टू डू जर्नी फ्रॉम रेशनल वे ऑफ थिंकिंग टू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी वाया एक्सपर्टाइज, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, एनालिसिस एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। सो ये हमने डिस्कस किया था कि ये रिसर्च होता है। रिसर्च की अगर हम उद्देश्य की बात करें, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो हमें रिसर्च के अंदर सबसे पहले समस्या को पता लगाना पड़ता है। वी विल हैव टू बी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम एंड इट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। देन हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद जो हम शोध कर रहे हैं क्या उसके ऊपर पहले से कोई काम हुआ है। इट मीन्स टू एक्सेस द एग्जिस्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। और रिसर्च के अंदर जो है एक सिस्टमेटिक तरीके को हमें फॉलो करना पड़ता है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है COPAID, इसको फॉलो करना पड़ता है। C यानी कलेक्शन ऑफ डाटा है, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा,
P represent here presentation of data, A analysis of data, I interpretation data, and then we will be able to reach at the conclusions of our research. So ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कि रिसर्च अगर हाई क्वालिटी का चाहिए हमें, तो उसमें 3 चीज़ें फ्री होनी चाहिए. वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? वो 3 चीज़ें जो हैं कि एक तो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस. पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए और सब्जेक्टिव एरर्स नहीं होनी चाहिए. और उसके बाद अगर हम बात करें कि उसमें तीसरी चीज़ क्या, पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए. इट मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस. किसी के प्रति हम पहले से सोच बना लेते हैं, वो सोच से ऐसी सोच हमें नहीं बनानी है. हमें काम करना है, तथ्य जो सामने हैं उनके ऊपर वर्क करना है. तो ये रिसर्च हो गया. नाउ टुडे I have come with these presentations. We will discuss about characteristics of research. All of you can see, look at this first slide which explores the characteristics of research. Research की विशेषता के बारे में बताती हैं. पहली ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षवाद, यानी जो निष्पक्षतापूर्ण हो, पक्षपात से रहित हो, ऑब्जेक्टिविटी. दूसरा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी. तीसरी हमारा रिसर्च वैध कितना है, वैलिडिटी. फिर एक्यूरेसी, परिशुद्धता कितनी है. क्रेडिबिलिटी यानी गुणवत्ता कितनी है, और ये सभी पर लागू होता है या नहीं होता है. जनरलाइजेबिलिटी. उसके बाद रिसर्च एक सिस्टमेटिक चरण है. सिस्टमेटिक रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, नियंत्रित चरों का, कंट्रोल फैक्टर्स. उसके बाद अगर हम बात करें तो साइक्लिकल, चक्रीय. लॉजिकल यानी बिना दिमाग के तो रिसर्च हो ही नहीं सकता. रेप्लिकेबल, रिसर्च की प्रवृत्ति होती है पुनरावृत्ति की. और आनुभाविक शोध, एम्पेरिकल रिसर्च. अब हम इसका पहला कैरेक्टर्स लेते हैं, ऑब्जेक्टिविटी. व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स निष्पक्ष होना चाहिए रिसर्च, हमारा शोध. रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायसनेस. और एक अच्छा रिसर्च होने के लिए और उसमें निष्पक्षता कम ज़्यादा से ज़्यादा हो और पक्षपातपूर्ण कम से कम हो, उसके लिए उसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला procedural safeguard process. Involved in the procedural safeguard, keeping complete records of observation and data analysis so that the researchers can understand and evaluate it. It means बहुत सिंपल सी बात है. अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो we will have to keep complete record of the observation and data analysis in form of journals, रिसर्च रिपोर्ट, पब्लिकेशंस. हमें जर्नल्स, पब्लिकेशन, रिसर्च रिपोर्ट के रूप में हमने जो भी काम किया है, जो भी ऑब्जर्वेशंस किया है, जो भी शोध कार्य किया है, जो भी एनालिसिस किया है, उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. क्यों रखना पड़ेगा? वाई? इसलिए रखना पड़ेगा कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशंस टू डू रिसर्च. इट मीन्स इट विल बी हेल्पफुल टू नेक्स्ट जनरेशन रिसर्चर्स. आने वाली पीढ़ी के शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सामग्री उपलब्ध हो सके.
तो प्रोसीजरल सेफ गार्ड को अपन को काम में लेना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है स्टैंडर्डाइजेशंस, मानकीकरण। वी विल हैव टू फॉलो यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंसी मेथड इन कलेक्टिंग ऑफ डाटा। हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसके इनिशियल स्टेज से लेकर उसके आखिरी स्टेज तक हमें हमारे रिसर्च में जो हमने इकाइयाँ ली हैं, जो टूल्स लिए हैं, जो टेक्निक्स लिए हैं, वो एक समत होने चाहिए, उनमें समता होनी चाहिए, उनमें समरूपता होनी चाहिए। अगर हम रिग्रेशन से एनालिसिस करें तो हमें रिग्रेशन को ही काम में लेना है। हमने अगर कोरिलेशन मेथड यूज़ लिया है तो हमें कोरिलेशंस करना है। अगर हम सेकेंडरी डाटा के थ्रू काम में ले रहे हैं तो हमें सेकेंडरी डाटा के थ्रू काम में लेना है। तो हमने जो टूल्स एंड टेक्निक्स लिया है, क्या हम सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्शंस कर रहे हैं या सेंसस मेथड के थ्रू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ये है कि जो हमने काम में लिए हैं टूल्स एंड टेक्निक, वो पूरे रिसर्च में एक रूप हो, समरूप हो। उसके बाद जो आता है तीसरा, वो है ऑपरेशनलाइजेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशंस की तरह ही है और इसमें ये देखा जाता है कि व्हाट ऑपरेशन शुड डन फ्रॉम वर्क और लेआउट ऑफ द ऑपरेशंस, यानी हमने क्या मेजर किया है, हमें क्या मेजर करना है, उसमें पूरा का पूरा समरूपता होनी चाहिए। इट डिफाइंस हाउ इट इज़ मेजर्ड, व्हाट ऑपरेशन प्रोड्यूस इट। उसके बाद जो आता है वो है अवॉइड बायसनेस। हमें अपने पर्सनल बिलीव को, सेल्फ इंटरेस्ट को और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अपने रिसर्च को प्रभावित कर सकते हैं, उन सबको अवॉइड करना होगा। यानी वी विल हैव टू अवॉइड बायसनेस। और ये बायसनेस जो होती है वो एनुमरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिएट हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिएट हो सकती है। तो हमें इस अवॉइड करना होगा, तभी हमारे रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है। अब आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जिसे हम कहते हैं विश्वसनीयता, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ वी फॉलो these three conditions in our research, then our research will be reliable. Same population, same procedure and same result, then our research is reliable. Reliability को हम verifiability भी कहते हैं. It refers to the extent to which an investigation produce consistent result. यानी रिलायबिलिटी के अंदर जो चीज़ आती है वो ये है, इट इज़ रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। हमने एक रिसर्च किया है, उसके रिज़ल्ट जो आया है, फिर दूसरा रिसर्च किया है, उसमें जो रिज़ल्ट आया है सेम पॉपुलेशंस पर, और तीसरे में किया है, उसका जो रिज़ल्ट आया है, अगर वो सब समान हैं, इट मीन्स हमारा रिसर्च जो है वो रिलायबल है और उसमें कंसिस्टेंसी है. सो रिसर्च yields similar result each time, then it is undertaken with the similar population with similar procedure, then it is said to be a reliable research. तो जितनी ज़्यादा हमारे रिसर्च में कंसिस्टेंसी होगी, उतना ही हमारा रिसर्च जो होगा वो उतना ही रिलायबल होगा. तो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी हैं: सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोसीजर्स एंड सेम रिजल्ट, देन आवर रिसर्च इज रिलायबल.
इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ वाचिंग टेलीविजन ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हम ये भी ले सकते हैं, हम एक रिलायबिलिटी के लिए, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है और उसकी 10th क्लास की पॉपुलेशंस को हमने लिए हैं। 10th क्लास, 10th A, 10th B एंड 10th C, यानी हमने 10th क्लास को लिया है, 10th क्लास के बच्चों को लिया है और उनको वी विल गिव ट्रीटमेंट ऑफ वीडियो लेक्चर। तो तीनों को हमने वीडियो लेक्चर दिया है और तीन ही क्लासों में वीडियो लेक्चर में तीन ही क्लास के बच्चे, जो एक ही क्लास के 3 सेक्शंस के बच्चे जो हैं, उन्होंने 90% अचीव किए हैं। ओके, इट मीन्स जितनी दफ़ा हमने रिसर्च किया है उतनी दफ़ा सेम रिजल्ट आया है। पॉपुलेशन 10th क्लास, सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोसीजर, वीडियो लेक्चर, सेम वीडियो लेक्चर एंड सेम रिजल्ट, यानी 90%, they obtain 90% in their examinations. So same population, same procedure and same result. तो इसका मतलब क्या हुआ? There is consistency in our research. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी, देन फिर क्या करेंगे हम? व्हाट विल वी डू? उस समय जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल X, उसके बच्चों का हमने फाइंड आउट किया 10th क्लास का रिजल्ट, और एक स्कूल दूसरी है, द सेकेंड स्कूल Y, और सेम ट्रीटमेंट, सेम पॉपुलेशंस को दिया वीडियो लेक्चर्स, और दोनों के रिजल्ट को अगर हम रिलेटिव एस्पेक्ट में मेजर करते हैं, देन हम वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी महत्वपूर्ण होती है। देन द नेक्स्ट वैलिडिटी, वैधता। So it is defined as a degree to which a measure what it claims to measure. Validity means legitimacy. So validity means how sound your research. जितनी ज़्यादा आपके रिसर्च में रिलायबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपका रिसर्च वैलिड होगा। जो आप क्लेम कर रहे हैं और वास्तव में वही आप फाइंड आउट करते हैं रिसर्च में, दैट इज टू बी नोन एज योर वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इज अबाउट एक्यूरेसी ऑफ मेजर्स। वैलिडिटी क्या है? इट इज़ अबाउट योर एक्यूरेसी ऑफ मेजर्स, यानी आप जो माप रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, वो चीज़ जो है वो वैलिडिटी बताती है। इट इज़ द कोरिलेशन विथ सम आउटसाइड फैक्टर्स। ओके, सो वैलिडिटी मीन्स हाउ साउंड योर रिसर्च। जितनी ज़्यादा वैलिडिटी होगी उतना ही आपका रिसर्च जो होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। वैलिडिटी के बिना हमारा रिसर्च जो होता है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए हमारे रिसर्च में वैलिडिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी लेते हैं। पहली जो है इंटरनल वैलिडिटी है। यह इंटरनल वैलिडिटी आल्सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, इट शोज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड यूज इन नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। यह इंटरनल वैलिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिसर्च बेस्ट क्वालिटी का होगा। और जब कभी भी हमें एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना होता है, व्हेनेवर वी विल हैव टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन आवर रिसर्च, देन वी विल गो
for assess the internal validity. Internal validity बेसिकली फिजिकल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, नेचुरल साइंस में होती है। इस इंटरनल वैलिडिटी के बाद हम आते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी पर। एक्सटर्नल वैलिडिटी में ये एक्सटर्नल वैलिडिटी रिजल्ट को अप्लाइड करती है एज ए होल पॉपुलेशंस पर, और इट इज़ यूजफुल इन सोशल साइंस, यानी इट इज़ आल्सो कॉल्ड जनरलाइजेबिलिटी। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी जो होती है, इट मीन्स द एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन हैम्पर द स्टडी मस्ट बी कंट्रोल। उसके बाद आती है फेस वैलिडिटी। ये सरफेस वैलिडिटी होती है, और बेसिकली ये पर्सनैलिटी ट्रैक्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट को काम करने के लिए आती है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर व्हाट इज़ टू मेजर। और फेस वैलिडिटी के अंदर हम क्वेश्चनर्स और शेड्यूल्स दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉपुलेशंस का है और उसमें हमें डाइटरी हैबिट्स के बारे में फाइंड आउट करना है। ब्रेकफास्ट में वो क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं और डिनर में क्या लेते हैं, वो शेड्यूल से दूर हमें पता लग जाता है, एंड वी विल बी हैप्पी टू गेट रिजल्ट। बट वो एक सरप्लस वैलिडिटी होती है, और फेस वैलिडिटी का फॉर्म जो है वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म होता है वैलिडिटी के अंदर, क्योंकि इसमें डेप्थ नॉलेज हमें नहीं पता चलती, क्योंकि ये इट कैन बी वैलिड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्टिव होती है। फेस वैलिडिटी होती है जो। नाउ फोर्थ नंबर, कंटेंट वैलिडिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट cover all the aspect of the concept being measured. Complete procedure of entire research. Content validity is of two types: item validity and sampling validity. Content validity अब ये बता रहा है कि the extent to which the measure cover all the aspect of the concept being measured, यानी जो हम माप रहे हैं उसमें सभी आस्पेक्ट को वो पूरा ऑल द एंटायर आस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए वी आर एसेसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज, तो हमने राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग पर तो रिसर्च कर लिया, लेकिन हमने लिसनिंग के ऊपर रिसर्च ही नहीं किया। इट मीन्स वो कंप्लीट एस्पेक्ट को कवर ही नहीं कर पा रहा है, कोई ना कोई एक एस्पेक्ट रिमेनिंग द लेफ्ट। तो इंग्लिश नॉलेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज का जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें लिसनिंग में वो एस्पेक्ट होना चाहिए था, हमने उसको छोड़ दिया, तो उस समय उसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं आ पाती है। उसके बाद आती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। इन दिस वैलिडिटी कैन बी मेजर विद द रेस्पेक्ट टू द अदर रिलेवेंट इंडिकेटर एप्लीकेबल इन द क्लिनिकल रिसर्च। ये जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है, ये क्राइटेरियन वैलिडिटी बेसिकली क्लिनिकल रिसर्च में काम आती है, एंड इट इज़ of two types: concurrent validity and predictive validity। यानी किसी क्राइटेरिया के साथ इसको कोरिलेट करके, किसी यार्डस्टिक के रिजल्ट के साथ इसको कोरिलेट करके फिर देखा जाता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं, और दूसरी जो है कॉन्करेंट वैलिडिटी है।
प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हम एक लेते हैं पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए 10th क्लास का पॉपुलेशन लिया, और हमारे पास हमारा एक यार्डस्टिक है, उससे हमने उसका टेस्ट ले लिया। बच्चों ने 85% प्राप्त किए, प्रिडिक्टिव के अंदर बता रहा हूँ मैं, और जब उनका फाइनल एग्ज़ाम हुआ देन दे विल गेट सेम रिजल्ट, सेम परसेंटेज 85। तो हमारे क्राइटेरिया के साथ उन्होंने सेम रिजल्ट लिया है, इसका मतलब उसमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। और कॉन्करेंट वैलिडिटी के अंदर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का राइट ऑपोजिट है। और इसके अंदर क्या होता है, कॉन्करेंट वैलिडिटी के अंदर कि रिजल्ट हमारे पास है बच्चों का जो बोर्ड में मेरिट में आ चुके हैं, मान लीजिए दे ऑब्टेन 90%, उन 10 बच्चों को हमने हमारे एग्जामिनेशन स्किल से एसेस किया और रिजल्ट सेम आता है, देन नोन एज कॉन्करेंट वैलिडिटी। उसके बाद लास्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इट डिफाइंस व्हाट इज सपोज टू बी मेजर, हमें क्या मेजर करना है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आती है। ये दो प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।